चलो ये देख लेते हैं। कल पढ़ा था क्या घर जाके? घर पे पढ़ाई करी आप लोगों ने कल? यस सर। कुछ डाउट आया? सर कल वाली रिकॉर्डिंग मिली नहीं। हाँ, वो रिकॉर्डिंग कल अपलोड करना रह गया था, मैं आज करूंगा अपलोड रिकॉर्डिंग ना। ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज तुम लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ, थोड़ा सा इसको थोड़ा ध्यान यस। रखना है ना। हम्म। तुम लोगों को एक बेसिक स्ट्रक्चर पता है किसी कंपनी का कैसा होता है? पता है क्या? स्पेशली जो आपका सीनियर मैनेजमेंट है उसका स्ट्रक्चर पता है आप लोगों को कैसा होता है? जल्दी बताओ, हाँ या ना, कोई बात नहीं पता तो बता दो। किसी को भी कोई आइडिया है कैसा होता है स्ट्रक्चर? मेरा मतलब है कि उनका फ्रेमवर्क क्या है। फ्रेमवर्क से मतलब है भाई एम्प्लॉयज किस तरीके से प्लेस्ड हैं, कैसे जो है वो उनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना हुआ है। पता है क्या किसी को, हाँ या ना? यस और नो? नहीं पता? सर सर हाँ पहले बोलो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं ना। पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, सबसे पहले होता है देखो चेयरमैन। ये चीज थोड़ा सा सीख लेना, क्योंकि अभी हम जो पढ़ रहे हैं इसमें बहुत बारी चेयरमैन और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और ये सब चीजें यूज होती हैं। चेयरमैन आपके बाद हमारा बोर्ड आ जाता है। ठीक है ना? अच्छा, बोर्ड क्या होता है? बोर्ड पता है आप लोगों को किसको कहते हैं? बोर्ड हम लोग, बोर्ड क्या होता है? सर कलेक्टिवली डायरेक्टर्स मैनेजमेंट आर होता कॉल्ड है। एज बोर्ड। कलेक्टिवली डायरेक्टर्स आर नोन एज बोर्ड। तो आप सभी डायरेक्टर्स को कलेक्टिवली हम लोग बोर्ड कहते हैं। आ गया समझ में? क्लियर यहाँ पे? यस सर। यस। तो अब अगर मैं कह रहा हूँ बोर्ड मीटिंग हुई है, तो कि कौन लोग मिल रहे हैं, कौन लोग मीटिंग कर रहे हैं? बोर्ड मीटिंग में कौन बैठेंगे यहाँ पे? डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स बैठेंगे। ठीक है। अब बोर्ड में जो डायरेक्टर्स होते हैं, है ना, ध्यान से समझना, बोर्ड में होते हैं डायरेक्टर्स। अब डायरेक्टर भी हमारे दो तरीके के हैं। कल क्योंकि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वर्ड आया था इसलिए मैं ये चीज आपको क्लियर कर रहा हूँ। अब डायरेक्टर भी हमारे दो तरीके के हैं। एक आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं और एक आपके नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं। ठीक है। अब नॉन एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में फर्क क्या होता है? देखो, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, ये डायरेक्टर्स जरूरी नहीं है इंडिपेंडेंट हो। ये डायरेक्टर जैसे कंपनी के शेयर होल्डर जो डायरेक्टर है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो गया। ये जनरली आपकी डे टू डे ऑपरेशंस मैनेज करते हैं। कैसे मैनेज करते हैं आपके? डे टू डे ऑपरेशन। ये डे टू डे मैनेज करते हैं और ये जरूरी नहीं है कि इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है। तो ये हो गया। अब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ये आपके डे टू डे ऑपरेशंस मैनेज करने वाले नहीं है, ये इंडिपेंडेंट होंगे। कैसे होंगे ये? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। ये कंपनी के एम्प्लॉयज नहीं होते हैं। ठीक है। जनरली जैसे जो बात हम ऑडिटर के लिए कर रहे हैं कि ऑडिटर का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, ऑडिटर का स्वतंत्र होना जरूरी है। ठीक है। ऐसे ही हमारे कुछ डायरेक्टर्स होते हैं जिनका स्वतंत्र होना जरूरी होता है। तो आप अगर रिश्तेदार हो किसी के, बिजनेसमैन के, तो ऑडिटर नहीं हो सकते। तो इन डायरेक्टर्स के लिए भी मतलब वही कंडीशंस होती हैं, ये भी इंडिपेंडेंट होते हैं और ना ही ये डे टू डे फंक्शन में कोई बेसिकली इनका रोल होता है। जब बोर्ड मीटिंग होती है तो इनको बुलाया जाता है। ठीक है। और इनसे सलाह ली जाती है, इनका ओपिनियन लिया जाता है। ठीक है। और इनकी जरूरत हमको बोर्ड में क्यों पड़ी है वो हम आगे देखेंगे। तो अच्छा, एक मैंने बहुत एट दी वेरी स्टार्टिंग आपको ये भी बताया था कि भाई कंपनीज भी अपनी दो तरह की होती है। एक हमारी प्राइवेट कंपनी होती है, एक पब्लिक कंपनी होती है। तो पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट ऑफकोर्स सी बात है किसके अंदर होगा? पब्लिक कंपनीज में होगा कि प्राइवेट कंपनीज में होगा? पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा कहाँ होगा? पब्लिक कंपनी। वो पब्लिक पब्लिक कंपनीज में कंपनी। होता है। तो और पैसा भी जाता, तो जो ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की हम लोगों को जरूरत पड़ती है ना, वो पब्लिक कंपनीज में पड़ती है जरूरत। क्योंकि भाई बोर्ड के अंदर अगर सभी वही डायरेक्टर हो जाएंगे जो कि मेजर शेयर होल्डर हैं, भाई आप कंसीडर करो कि भाई रिलायंस का एक सर्टेन हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं।
अब रिलायंस एक पब्लिक कंपनी है, लेकिन रिलायंस के ज्यादातर शेयर जो है वो अंबानी जी और उनके परिवार के पास हैं। यस और नो? यस सर। तो आप, क्योंकि वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, पैसा चाहे भली पब्लिक से ज्यादा उनका है, लेकिन पब्लिक का भी बहुत सारा पैसा वहां पे इन्वॉल्व है। तो वी कैन नॉट लेट देम रन बाय अ फैमिली। हम उनके एक परिवार को उस बिजनेस को चलाने नहीं दे सकते, क्योंकि भाई पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पब्लिक का भी बहुत सारा पैसा है। तो डायरेक्टर ऑफ कोर्स सी बात है अंबानी जी की फैमिली में से होंगे ही वहां पे, लेकिन हमें ऐसे डायरेक्टर्स की भी जरूरत है उस कंपनी के बोर्ड में जो कि अंबानी जी से इन्फ्लुएंस ना हो, या उनके परिवार से जो है वो रिश्ता नहीं रखते हो, या कंपनी से रिलेटेड नहीं हो। वी नीड सर्टेन इंडिपेंडेंट पर्सन टू बी ऑन द बोर्ड, ताकि भाई जो मेजर शेयर होल्डर्स है ना, या डायरेक्टर्स हैं जो कि उसी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, वो अपनी मनमानी ना कर सके। हमें इसलिए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की जरूरत होती है। आया समझ में यहाँ पे? यस और नो? यस सर। तो प्राइवेट कंपनी में आपको नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की जरूरत नहीं है। आप ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा या नहीं होगा, ये कहीं पे मेंशन्ड है? यस इट इज मेंशन्ड। आप कंपनीज एक जब पढ़ोगे, चाहे यूके का पढ़ो चाहे इंडिया का पढ़ो, तो वहां पर ये चीज मेंशन्ड है कि भाई पब्लिक लिमिटेड जो कंपनीज होती हैं या लिस्टेड कंपनीज जो होती हैं, वहां पर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो है वो एक सर्टेन रेशियो में होने चाहिए। ठीक है? ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, हालांकि इस चैप्टर में भी इसकी रिलेवेंस है, ताकि एक स्ट्रक्चर क्लियर होगा तो और चीजें अच्छे समझ में आएगी। ये आ गया समझ में एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में फर्क क्या है भाई? यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है, तो बोर्ड होते हैं, फिर डायरेक्टर्स होते हैं, और बोर्ड का के नीचे आपके जनरली चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आ जाता है। ये आपका सीनियर मैनेजमेंट है। फिर इसके नीचे फिर डिपार्टमेंटल वो सब चीजें अलग होती है। तो किसी भी बड़ी कंपनी के अंदर ये आपका सीनियर मैनेजमेंट होता है। आया समझ में? क्लियर है? यस और नो? यस सर। यहीं से आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस है कि अब आप गवर्न कैसे करते हो। तो कल जब हम पढ़ रहे थे कि यूके का कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड क्या कहता है, तो कल हमने इसका पहले, क्योंकि मैंने कल बता दिया 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और पहला पार्ट बात करता है कि बोर्ड की लीडरशिप कैसी होगी और कंपनी का पर्पस क्या होगा। ये है, ये कंपनी का पर्पस, प्रिंसिपल्स। अब मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, यूके का जो ये कोड है ना, ये कोड स्पेसिफिकली जरूरी नहीं है कि ये सभी प्रिंसिपल्स कोई कंपनी जो है वो अपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस में फॉलो करती हो। ये जरूरी नहीं है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है ना। लेकिन अगर वो नहीं करती है तो दे आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन टू द पब्लिक। आपको जनता को ये बताना पड़ेगा, आपको स्टेक होल्डर्स को बताना पड़ेगा, हाँ भाई हम इन सिद्धांतों को अपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस में फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो कल हमने बोर्ड की लीडरशिप के बारे में बता दिया था, और लीडरशिप में प्रिंसिपल्स हमने पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि भाई एक सक्सेसफुल कंपनी को एक इफेक्टिव बोर्ड ही लीड कर सकता है, जिसका जो रोल है वो ये होना चाहिए कि भाई लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सक्सेस को प्रमोट करे और शेयर होल्डर्स की वैल्यू जिससे जनरेट होती हो। ये आ गया था समझ में आप लोगों को? यस और नो? ठीक है। यस सर। और इसके अलावा इन्होंने बताया कि भाई यहाँ पे बोर्ड की जिम्मेदारी बनती है कि भाई कंपनी किस पर्पस के लिए बनाई गई है, उसकी वैल्यूज है और स्ट्रेटजीज है, उनको स्टैब्लिश करे। ठीक है, और डिजायर्ड कल्चर उसके अकॉर्डिंगली प्रमोट किया जाए कंपनी में, इस तरह का कल्चर बनाया जाए भाई जो भी पर्पस है, वैल्यू एंड स्ट्रेटजीज को फॉलो करने का कल्चर हो। ठीक है, नेसेसरी रिसोर्सेज को आप अरेंज करेंगे, इफेक्टिव कंट्रोल आप जो है वो सेटअप करेंगे, ये प्रिंसिपल था। और द बोर्ड शुड इंश्योर इफेक्टिव मैनेजमेंट विद इन मैनेजमेंट, आपको एक इफेक्टिव सेटअप करना है, आपको एनकरेज करना है शेयर होल्डर और दूसरे स्टेक होल्डर्स की को कि भाई वो भी पार्टिसिपेट करें उसके अंदर। दे शुड इंश्योर द वर्कफोर्स पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस। इसके अलावा आपके एम्प्लॉयज से रिलेटेड संबंधित जो भी पॉलिसीज हैं प्रैक्टिसेस हैं, वो आपकी कंपनीज की वैल्यू को से के साथ कंसिस्टेंट हो। ठीक है, वर्कफोर्स आपकी कोई मैटर ऑफ कंसर्न रेज कर सके। ये चीजें हम लोगों ने कल प्रिंसिपल पढ़ा। अच्छा, जब आप प्रिंसिपल पढ़ोगे तो एक चीज दोगे, यहाँ पे कोई चीज बहुत स्पेसिफिक नहीं है, कोई स्पेसिफिक बात तो नहीं लिखी हुई यहाँ पे। ठीक है, आप इनको अपने हिसाब से यूज में ले सकते हो। यस और नो? यस सर। यस सर। प्रिंसिपल्स में कोई बात बहुत स्पेसिफिक नहीं लिखी हुई है। ठीक है, लेकिन जब आप प्रोविजंस पढ़ेंगे तो थोड़ी सी बात आपको स्पेसिफिक लगेगी।
ठीक है। और इसके अलावा कल हमने प्रोविजन भी पढ़े कि बोर्ड को डिस्क्राइब करना पड़ेगा अपनी एनुअल अपॉर्चुनिटीज में कि भाई फ्यूचर सक्सेस को लेकर के ये जो रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज को कैसे एड्रेस आप करोगे। ठीक है। कल्चर को आपको असेसमेंट और मॉनिटर करना पड़ेगा बोर्ड को। ठीक है। फॉर्मल जनरल मीटिंग्स के अलावा आपको शेयर होल्डर्स के साथ और भी मीटिंग्स करनी चाहिए, ये बात हो गया था। इसके अलावा ये भी होता कि भाई स्पेसिफिकली अगर किसी बोर्ड ने कोई रिकमेंड किया रेजोल्यूशन और उसके अगेंस्ट में 20% वोट आपके पड़े, तो फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि या उनसे बात करनी पड़ेगी भाई शेयर होल्डर से, भाई क्या प्रॉब्लम है कि भाई जिस वजह से इतने वोट आपके रिकमेंडेशन के अगेंस्ट में आए। ये हमने पढ़ लिया था। और इसके बाद हमने पढ़ा था बोर्ड टू अंडरस्टैंड द व्यूज ऑफ द कंपनीज, आपको दूसरे स्टेक होल्डर्स के व्यूज को भी समझना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज हो गई थी। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को आपको अपने बोर्ड में डेजिग्नेट करना पड़ेगा। विसल ब्लोइंग की पॉलिसी आपके यहाँ पर होनी चाहिए। और शुड टेक एक्शन टू मैनेज द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जहां कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाए बोर्ड को एक्शन लेना पड़ेगा उसके अगेंस्ट में। ये पॉइंट हमने पढ़ लिए थे। ये आ गया था, कल समझ में क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? कोई डाउट इसमें अगर हो आगे तो बताओ। आ गया था No, समझ sir. में? Yes, sir. ठीक है, चलो आगे हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कुछ ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, तो देखो बहुत कुछ समझाने लायक, पर इन्होंने बोला है कि भाई बोर्ड का रोल है क्या, ये हम लोग देख लेते हैं ना। एक सेकेंड, इसको यहाँ से हटा दें। चलो अब चेयर का रोल देख लेते हैं। चेयर मतलब यहाँ पे चेयरमैन है, जो भी भाई बोर्ड में चेयर कर रहा है उसको, वो यहाँ पे चेयरमैन हो गया। ये आ गया समझ में? क्लियर है? सिंपल सी बात है। यस और नो? Yes, sir. तो अब चेयरमैन की क्या ड्यूटी है यहाँ पर वो हम देख लेते हैं। इन्होंने बोला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लीड करना उसकी ड्यूटी है। बोर्ड मीटिंग में इंफॉर्मेशन, सभी कोई भी इंफॉर्मेशन है तो सबको मिले और डिस्कशन हो, ये आपकी ड्यूटी है, ये आप देखोगे, है ना। सेटिस्फैक्टरी चैनल ऑफ कम्युनिकेशन विद द एक्सटर्नल ऑडिटर्स, कंपनी के जो भी एक्सटर्नल ऑडिटर हैं उनके साथ जो है वो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बने रहे, मतलब उनसे बात होती रहे ना। आपको कोई बात उनसे करनी है तो वो सेटिस्फैक्टरी चैनल ऑफ कम्युनिकेशन आपके एक्सटर्नल ऑडिटर के साथ इंश्योर करना, ये चेयरमैन की ड्यूटी है। इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ बोर्ड सब कमिटीज, देखो अब क्या होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंडर, यहाँ बोर्ड तक तो समझ में आ गया था ना आपको? यस और नो? बोर्ड तो सभी डायरेक्टर्स को मिलकर कॉमनली कहते हैं, ये आ गया था समझ में आप लोगों को? यहाँ पे भी बोर्ड तो क्या है, सभी डायरेक्टर्स को कॉमनली हम लोग बोर्ड कह देते हैं। अब क्या होता है कि बोर्ड में से कुछ डायरेक्टर्स को अलग करके कमिटी बना दी जाती है। क्या बना दी जाती है? कमिटी। इसमें जरूरी नहीं है कि भाई सारे डायरेक्टर्स होंगे, है ना, जैसे 3 या 4 डायरेक्टर्स को लेकर हमने कमिटी। अब कमिटी जो है वो पर्पस के लिए बनती है। आपने देखा होगा इंडिया में भी क्या होता है, कभी कोई बात हो जाती है, कोई डिस्प्यूट हो गया, कुछ हो गया, लोग सड़क पे चिल्ला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो फिर गवर्नमेंट क्या कहती है कि यहाँ पे कमेटी बना दी, कमेटी इसके ऊपर अपनी जो है वो पूरी स्टडी करेगी और फिर हमको बताएगी, फिर उसके हिसाब से एक्शन लिया है। कमेटी बनाते हैं। यस और नो? सुना है नहीं सुना वर्ड आप लोगों ने कमेटी? तो इसके लिए कमेटी, तो कमेटी बहुत स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई जाती है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारे पास ऑडिट कमेटी होती है, रेम्यूनरेशन कमेटी होती है, ये कुछ सर्टेन एग्जांपल है। जैसे रेम्यूनरेशन कमेटी होगी तो 3-4 डायरेक्टर मिलकर के स्टडी करेंगे कि भाई कितना डायरेक्टर्स का रेम्यूनरेशन होना चाहिए। ऑडिट कमेटी होती है तो भाई ऑडिट को लेकर के जो है उसके अपॉइंटमेंट को लेकर, ऑडिटर कौन होगा, कैसे काम करेगा, उसके साथ कॉपरेट करने को लेकर के कमेटी बना रहे। ठीक है। और कमिटी के अंडर भी सब कमिटीज होती हैं। क्या होती है, कभी कभी कमिटी का काम इतना ज्यादा हो जाता है कि वो अपने अंदर सब कमिटीज बना देती है। आ गया भाई समझ में? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? Yes. Yes, ठीक sir. है। तो अब यहाँ पे ये सब कमिटीज जो हैं वो अच्छे से काम करें, है ना। इनके इफेक्टिव ऑपरेशन की जिम्मेदारी किसकी है यहाँ पर? इन्होंने बोला कि ये जिम्मेदारी होगी चेयरमैन की। किसकी जिम्मेदारी होगी यहाँ पे? ये चेयरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। आ गया भाई समझ में? क्लियर? कमेटी हो Yes, चाहे sir. भली सब कमेटी हो, इनके इफेक्टिव ऑपरेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने दी है या रोल हमने दिया है वो चेयरमैन को दिया है। आप ध्यान रखो कि भाई सब कमिटीज जो है वो इफेक्टिवली ऑपरेट करें, काम अच्छे से करें।
इसके अलावा इन्होंने बोला कि चेयरमैन आपका इंडिपेंडेंट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए चेयरमैन आपका? वो आपका इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब इंडिपेंडेंट तो आप तभी हो सकते हो, जैसे कि ऑडिटर इंडिपेंडेंट कब हो सकता है? जब कंपनी का एम्प्लॉय ना हो, या फिर कंपनी के मेजर शेयर होल्डर्स के साथ उसकी कोई रिश्तेदारी नहीं हो, या डायरेक्टर्स के साथ जो मेजर है उनके साथ कोई रिश्तेदारी नहीं हो, ये सब चीजें। तो आपका जो चेयरमैन है वो यहाँ पर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ताकि जो है वो कंपनी के काम में इफेक्टिवनेस को बढ़ाया जा सके, इफेक्टिवली काम हो, अच्छे से काम हो। आया समझ में? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, ये इन लोगों ने चेयरमैन के रूल बता दिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लीड करना, बोर्ड मीटिंग्स में इंफॉर्मेशन का फ्लो होना, डिस्कशंस होना, एक्सटर्नल ऑडिटर के साथ सेटिस्फैक्टरी चैनल ऑफ कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना, इंश्योर करना, सब कमिटी जो है बोर्ड की वो इफेक्टिवली काम करें, और चेयर जो है वो आपके इंडिपेंडेंट होना चाहिए बताया। अब आ जाते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव का रोल। देखो कंपनी में चीफ एग्जीक्यूटिव का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डायरेक्टर से भी ज्यादा। मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव भी जरूरी नहीं है कोई डायरेक्टर हो भी सकता है कोई डायरेक्टर ही हो। जनरली कंपनी का डायरेक्टर ही चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, क्योंकि उसका काम एग्जीक्यूशन है। बोर्ड का काम निर्णय लेना है, लेकिन उस निर्णय के अकॉर्डिंगली काम कराना ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का काम होता है। सीईओ सुना है पोस्ट आप लोगों ने? सीईओ टर्म सुनी है? वही कंपनी का सीईओ है। सुना है नहीं सुना? आया ना? Yes, Yes, sir. sir. तो बड़ी इंपॉर्टेंट पेज होती है, क्योंकि वो बोर्ड जब कोई डिसीजन लेता है तो उस डिसीजन को एग्जीक्यूट कराने का काम उसका पूरा हो जाता है, वो एग्जीक्यूशन देखता है। ठीक है, प्लानिंग तो बोर्ड ने कर दिया, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ऐसे प्रोजेक्ट है ये हम लोगों को करना है, बट उसकी एग्जीक्यूशन की जिम्मेदारी है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की है। दैट्स व्हाई बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो पोस्ट यहाँ पर होती है। ठीक है, इंश्योर द इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ द कंपनी, और इसीलिए इसका रोल है कि भाई कंपनी इफेक्टिवली ऑपरेट करे, इफेक्टिवली काम करे, ये आपकी ड्यूटी बनती है इंश्योर। आगे समझ में क्लियर है? यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये आप देखोगे। आ गया नहीं? आ गया समझ में? सिंपल है ये तो भाई। चीफ एग्जीक्यूटिव का रोल Yes, क्या है? sir. कंपनी का इफेक्टिव ऑपरेशन इंश्योर करना। सिंपल सी बात है यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. ठीक है। यस सर। और इसके अलावा जो चीफ एग्जीक्यूटिव होगा वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का हेड होगा। अब जितने भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होंगे ना, उनको हेड आपका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यहाँ पे करेगा, ये चीज। अब आ जाते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अब अदर देन जो चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है हमारा, या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, उसके अलावा दूसरे डायरेक्टर्स जो है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। इनका क्या काम है? डे टू डे बेसिस पर कंपनी को चलाना। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का ये काम होता है। आ गया समझ में क्लियरली? यहाँ पर कंपनी को डे टू डे बेसिस पर चलाना ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी बनती है। सिंपल सी बात है। आ गया सही समझ में? यस और नो? Yes, sir. तो Yes, अब ये Yes, नॉन sir. एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या करेंगे? ये तो कभी कभी आते हैं, देखो ये रोज नहीं आते हैं। जब कोई बोर्ड मीटिंग होती है तो इनको बुलाया जाता है स्पेसिफिकली। ठीक है, मॉनिटर द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल स्ट्रेटेजी एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर काम कर रहे होते हैं ना, ये उनको मॉनिटर करते हैं। ठीक है, कि भाई वो लोग अपना काम अच्छे से कर रहे हैं नहीं कर रहे। दे आर यूजुअली एम्प्लॉयड ऑन अ पार्ट टाइम बेसिस एंड डू नॉट टेक पार्ट इन द रूटीन एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट। तो ये पार्ट टाइम बेसिस के लिए आपके पास है, और ये रूटीन एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट मतलब डे टू डे बेसिस के काम को संभालने के लिए नहीं है। डे टू डे का बेसिस का काम तो संभालेगा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हमारा। अब वो अच्छे से काम कर रहा है नहीं कर रहा, उसके अलावा बोर्ड मीटिंग में जो भी क्योंकि देखो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कोई ना कोई एक्सपर्ट ही होता है, तो उसकी एक्सपर्टीज को यूज करने के लिए हम लोग उनको लेकर के आते हैं। आया समझ में क्लियर है यहाँ पे? यस और नो ये चीज? yes, sir. ठीक है, और इसके अलावा थोड़ी सी ड्यूटीज इन लोगों ने दी है। एनईडी भाई बोर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेट करोगे, आपका एक्सपीरियंस, इनसाइट और आपके कॉन्टेक्ट वो आप लेकर के आओगे कंपनी के अंदर, जिससे कि बोर्ड को मदद मिले, है ना। बोर्ड को कोई डिसीजन लेना है, तो प्रोजेक्ट है, कोई प्लानिंग करनी है, कोई फाइनेंशियल, अगर आपके पास एक्सपर्टीज है या आपका इंसाइट है या आपके पास ऐसे कॉन्टेक्ट्स हैं, तो वो आप वहां पर दीजिए। ठीक है, सब कई बार सब कमिटी में एज इंडिपेंडेंट और नॉलेजेबल पार्टीज की तरह आपको बिठाया जाएगा। फायदा ये है कि ओवरसाइट ऑफ द होल बोर्ड, आपको एक पूरा ओवरसाइट मिल जाता है। होल बोर्ड, पूरा होल बोर्ड का मतलब कि भाई कैसे आप लोग काम कर रहे हो, क्या है। और एज दे आर इंडिपेंडेंट, दे एक्ट एज अ कॉर्पोरेट कॉन्शियस, और ये इंडिपेंडेंट होते हैं,
इनको कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तो ये कंपनी के एम्प्लॉय है तो मैं क्यों दबाव में काम करूंगा भाई। जैसे ऑडिटर के साथ है तो मैं तो नहीं दबाव में काम करूंगा, मैं तो डर के काम नहीं करूंगा। तो मैं जो है वो किसी से डरता वरता नहीं हूँ, मेरी जो बात है वो मैं रखूंगा। आगे समझ में क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो आपको ओवरसाइट मिल जाता है ओवल बोर्ड का, इंडिपेंडेंट है तो कॉर्पोरेट कॉन्शियस की तरह एक्ट करते हैं। कल को गड़बड़ हो रही होगी ना बोर्ड में कुछ, तो दे विल बी द वंस जो बोलेंगे कि भाई ये गड़बड़ मत करो, है ना, क्योंकि वो लोगों को मतलब नहीं है, वो बाहर से आए हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट है और बाहर से एक्सटर्नल एक्सपर्टीज लेकर के आते हैं कंपनी को। ये तो इनके फायदे हैं। व्हाट आर द डिसएडवांटेज? अब आपने रख तो लिया यहाँ पर, ठीक है, तो पहली बात तो इन्होंने बोला है कि देखो कई बार ऐसे बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ना नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को ढूंढना जिसके पास रिलेवेंट स्किल और एक्सपीरियंस हो। भाई कंपनी को मान लो कि बहुत स्किल्ड बंदा चाहिए, बहुत एक्सपीरियंस बंदा चाहिए, अब आपके पास एज अ पार्ट टाइम कौन आएगा? ये भी तो बड़ी डिफिकल्ट हो जाता है। अगर व्यक्ति इतना स्किल्ड होगा, इतना एक्सपीरियंस होगा, तो आपके पास पार्ट टाइम क्या करने आएगा? यस और नो? हाँ या ना? वो आपके पास क्या करने आएगा पार्ट टाइम? तो कई बार कंपनी को ऐसे लोग जिनकी जरूरत है ना रिलेवेंट स्किल्स और एक्सपीरियंस की, ऐसे लोग एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिलते नहीं है। ठीक है, दूसरा, दे एंड द सब कमिटी मीन नॉट बी सफिशिएंटली वेल इन्फॉर्म्ड और हैव टाइम टू फुलफिल द रूल। अब आपने उनको काम तो दे दिया कि भाई आप नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो, आप काम करो, पर उनके पास समय नहीं है इतना कि भाई वो आपकी कंपनी में इतना इन्वॉल्व हो पाए, या उनके पास टाइम नहीं है। वो ठीक है, क्या होता है कि भाई कुछ लोगों को आप सिर्फ दिखाने के लिए कि भाई हमारे को कुछ इंडिपेंडेंट लोगों की जरूरत थी, आपने अपॉइंट कर दिया हो, तो ना तो आप उनको ज्यादा कुछ बताते हो कंपनी के बारे में, और ना उनके पास जो है इतना टाइम होता है कि वो अपना काम पूरी तरीके से कर पाए। तो ये भी एक दिक्कत इन लोगों के साथ रहती है। फिर इनके बाद तीसरा जो इन्होंने डिसएडवांटेज बताया कि दे आर सब्जेक्ट टू द एक्यूजिशन दैट दे आर स्टाफ्ड बाय एन ओल्ड बॉयज नेटवर्क एंड मे फेल टू रिपोर्ट सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स एंड अप्रूव्ड अनजस्टिफाइड पे राइजेस। फर्स्ट दो पॉइंट समझ में आ गए आपको कि भाई पहली बात दिक्कत तो क्या है कि भाई आपको रिलेवेंट स्किल रिलेवेंट एक्सपीरियंस के लोग मिलेंगे नहीं। दूसरा, भाई उनको इन्फॉर्म भी पूरी तरीके से नहीं होते, और जो है द सेकंड थिंग कि भाई ना उनके पास टाइम होता है कि अपना ड्यूटी वो लोग जो है वो फुलफिल कर पाए। ये दो पॉइंट समझ में आ गए आप लोगों को यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. सबको आ गए हाँ या ना? एक ही क्या बच्चा बोल रहा है, बाकियों को Yes, भी sir. आए नहीं है डिसएडवांटेजेस समझ यस में सर। कि भाई एनईडी Yes, को sir. अपॉइंट करने का फायदा? नाउ दी थर्ड वन, एक्यूजिशन का मतलब होता है आरोप लगाना। तो कई बार उनके ऊपर ये आरोप लगाया जाता है कि भाई दे आर स्टाफ्ड बाय एन ओल्ड बॉयज नेटवर्क। ठीक है, कहने का मतलब है जो पुराने लोग या जो पहले से काम कर रहे लोग होते हैं ना, वो ही उन लोगों को यहाँ पर अपॉइंट कर देते हैं। ठीक है, कहने का मतलब भाई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, पहले से ही काम कर रहे हैं, वो तो पुराने भाई अंबानी जी या उनका परिवार पहले से, तो उन लोगों ने कुछ लोगों को पकड़ के अपॉइंट कर दिया। अब अगर कोई सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम आई, ठीक है, भाई अंबानी की फैमिली जो है मन पड़ रहा पैसा यहाँ पे उठा रही है कुछ सिग्निफिकेंट, तो ये बोल ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इन लोगों को पता नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सिर्फ दिखाने के लिए आपने इनको अपॉइंट कर दिया। ये एक बड़ी दिक्कत इन लोगों के साथ होती है। भाई हम ये चाहते हैं कि भाई वाकई अगर कोई नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो फिर वो सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स को रिपोर्ट करे कि अरे भाई बोर्ड अच्छे से काम नहीं कर रहा है आप लोगों का, या फ्रॉड है आपका बोर्ड, या जो है वो कोई स्कैम आपका बोर्ड यहाँ पे कर रहा है, पैसा खा रहा है, कंपनी का नुकसान हो रहा है, और ये लोग, ये चीजें आपको बोलनी पड़ेंगी अगर आप एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो। अगर आप ये काम नहीं कर रहे तो आप नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को कोई मतलब नहीं रहा। आगे भी बात समझ में यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. ये इन्होंने बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर बताई है। द कॉस्ट, एनईडीज आर नॉर्मली रिम्यूनरेटेड एंड देयर फीस कैन बी क्वाइट एक्सपेंसिव। अब आप समझो कि बोर्ड एक बहुत बड़ी पोजीशन हो जाती है जब आप बोर्ड मेंबर होते हो, तो दे आर ऑल पार्ट टाइम, लेकिन उनके बैठने की जो फीस, वो डायरेक्ट जब बोर्ड मीटिंग होती है और वो जो बोर्ड मीटिंग अटेंड करने आते हैं ना, उसके लिए वो पैसा चार्ज करते हैं। कई बार ये फीस बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये इन्होंने यहाँ पर कुछ सर्टेन डिफिकल्टीज बताई है। आ गया भाई समझ में यहाँ पे, यस और नो? आप लोगों को याद हो जाएंगे पॉइंट्स ये? Yes, sir.
Yes, Yes, sir. sir. बहुत सिंपल Yes, सिंपल sir. चीजें क्या है भाई डिसएडवांटेज, रिलेवेंट एक्सपीरियंस, और रिलेवेंट एक्सपीरियंस जिनके पास होना चाहिए ऐसे लोग नहीं मिलते। दूसरा, सफिशिएंटली वेल इन्फॉर्म नहीं है, समय नहीं है इनके पास अपना काम करने के लिए। एक्यूजिशन है कि भाई पुराने लोगों ने ही रखा है इन लोगों को, तो ये सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स को रिपोर्ट नहीं कर पाते। अनजस्टिफाइड पे राइजेस को जो है वो के बारे में ये कुछ ज्यादा बोल नहीं पाते। प्लस रिम्यूनरेशन इनका कई बार जो है, जो इनको मेहनताना दिया जाना है, जो इनको पैसा दिया जाना है, फीस दी जानी है, वो कई बार बहुत ज्यादा होती है। आ गया भाई समझ में क्लियरली यहाँ पे? Yes, sir. तो हम लोगों ने किन किन का रोल पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया भाई चेयरमैन का क्या रोल होता है या चेयर का क्या रोल होता है। उसके बाद हमने पढ़ लिया चेयरमैन के बाद कि भाई आपके चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का क्या रोल रहेगा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का क्या रोल रहेगा, और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का आपका रोल क्या रहेगा, और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। आ गया समझ में? क्लियर है सबको अच्छे से? Yes, sir. ठीक है, फिर आ जाते हैं, हम बात कर लेते हैं। अच्छा, 5 पार्ट में बचा हुआ था, पहला पार्ट हम लोगों का पूरा हो गया है। पहला पार्ट किसके ऊपर बेस्ड था कि भाई हमारा बोर्ड क्या करेगा, बोर्ड के बारे में हम लोगों ने बात करी। फर्स्ट पार्ट किस बारे में हमारा, जो हमारा यूके का कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड है बेटा, उसका फर्स्ट पार्ट किसके बारे में बात करता है, जल्दी बताओ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में बात करता है, और इसके अलावा बात करता है कंपनी के किसके बारे में, Purpose. कंपनी के पर्पस के बारे में बात करता है। दो चीजों के बारे में बात करता है, ठीक है ना। ये आपको फर्स्ट पार्ट ध्यान रखना है इस तरीके से, ठीक है। फिर उसमें प्रिंसिपल्स क्या है, मेजर प्रिंसिपल क्या दिए गए कोड में, और जो है मेन प्रोविजंस क्या क्या दिए गए हैं कोड में, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग सेकंड वाले पे, दैट इज डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसके भी प्रिंसिपल्स हैं, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई कैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जिम्मेदारियों को बांटा जाएगा, ये हम लोग देख लेते हैं। डिवीजन कैसे होगा, ये इसके ऊपर भी कुछ प्रिंसिपल्स इन लोगों ने दिए हैं, वो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर आज क्या प्रिंसिपल्स हैं वो। ठीक है, ये हमारे आ जाते हैं प्रिंसिपल। रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर के रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अब आप किस तरीके से कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटोगे, तो सबसे पहला तो चेयरमैन के बारे में बात करिए। तो बोर्ड एंड द चेयरमैन लीड द बोर्ड, बोर्ड को लीड आपका चेयरमैन करेगा, और उसकी ओवरऑल इफेक्टिवनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो जिम्मेदारी जो है वो आपकी चेयरमैन की रहेगी। पहली बात आप लोग ये ध्यान रखो चेयरमैन के बारे में, ठीक है। शुड इंश्योर इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल बोर्ड मेंबर्स, सभी बोर्ड के सदस्यों का इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन भी हमारा चेयरमैन इंश्योर करेगा। ये जिम्मेदारियों को बांटा है अपन ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। तो चेयरमैन के सबसे ऊपर चेयरमैन है, तो उसी की बात कर लेते हैं, ठीक है। और क्या चेयरमैन की जिम्मेदारियां होनी चाहिए, डायरेक्टर्स को क्लियर, एक्यूरेट और टाइमली इंफॉर्मेशन मिले, ये आपकी जिम्मेदारी है। बोर्ड शुड बी बैलेंस, अब ये फर्स्ट 3 पॉइंट में हमने चेयरमैन की बात करी, किसमें फर्स्ट 3 पॉइंट में बेटा किसकी बात करी हमने यहाँ पर, यहाँ पे बात करी हमने चेयरमैन की फर्स्ट 3 पॉइंट में, जिसमें हमने बता दिया कि भाई बोर्ड को चलाने की आपकी जिम्मेदारी, लीड आप करोगे और उसकी ओवरऑल इफेक्टिवनेस के लिए आप जिम्मेदार हो, ठीक है। सभी बोर्ड के सदस्यों के इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन आप इंश्योर करोगे, ठीक है। कोई सो रहा है, कोई घर पे है, कोई नहीं आ रहा, तो भाई आपको एक्शन लेना है उनके अगेंस्ट में कि भाई क्यों नहीं आ रहे हो, तुम्हारा काम है, डायरेक्टर हो, आओ बोर्ड मीटिंग अटेंड करो, इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट करो भाई, ये आप देखोगे। और इसके अलावा सभी डायरेक्टर्स को सही समय पर सही इंफॉर्मेशन, क्लियर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, ये आपकी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। आगे समझ में क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. यस सर। ठीक है। अच्छा, एक मैं आपको एक और बात बताता हूं, व्हाट इन केस कि कोई कंपनी यहां पर इन प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर रही है, तो यूके का जो कोड है इसके साथ एक अच्छी बात है या बुरी बात है वो तो मुझे नहीं पता है, वो अपना अपना ओपिनियन हो सकता है, बट मुझे बताओ कि अगर मान लो किसी कंपनी ने, जिस कंपनी के ऊपर ये कोड एप्लीकेबल है, वो उसको फॉलो नहीं करती है प्रिंसिपल्स को, तो फिर क्या होगा, क्या उसके लिए कोई पनिशमेंट गिवन है यहाँ पर?
No, sir. ठीक है, तो फिर इस कोड का मतलब क्या है, क्यों बनाया गया कोड? जब कोई कंपनी इसको फॉलो ही नहीं करेगी, किसी के लिए मैंडेटरी नहीं है। बट ये फैक्ट है कि ये कोड आपका मैंडेटरी नहीं है, इसमें जो प्रिंसिपल दिए गए जरूरी नहीं आप फॉलो करो। even though you are a listed company, even though the code is applicable upon you, but फिर भी इस कोड का के दिए गए प्रिंसिपल्स को फॉलो करना जरूरी नहीं है। what you have to do, अगर मान लो आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं भी कर रहे हो, तो जरूरी चीज ये है कि आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भाई हम इन प्रिंसिपल्स को फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं। ये चीज आप लोग ध्यान करना। दिस इज समथिंग वेरी स्पेशल अबाउट दिस कोड। इसको मैंडेटरी नहीं बनाया गया है, इसके अंदर जो भी प्रिंसिपल्स दिए गए या तो आप उनकी पालना करें या तो उनको कंप्लाई करें, या फिर कंपनी एक्सप्लेन कर दे कि हम इन प्रिंसिपल्स को फॉलो क्यों नहीं कर रहे। ये जो है इसके साथ थोड़ा सा अलग है, ये चीज समझ लेना। आया समझ में क्लियर बात यहाँ पे? यस और नो? इट इज बेस्ड ऑन कंप्लाई और एक्सप्लेन मैकेनिज्म पे बेस्ड है। या तो कंप्लाई करो, नहीं तो एक्सप्लेन करो कि कंप्लाई क्यों नहीं कर रहे। आया समझ में भी? यस और नो? यस सर। कोई डाउट Yes. इस बात में? यहाँ पे आ गया समझ में? चलो, अब ये बात हो गई चेयरमैन की। अब बात कर लेते हैं कि भाई और क्या प्रिंसिपल दिए गए। इन्होंने एक प्रिंसिपल दिया है कि बोर्ड शुड बी बैलेंस्ड सो दैट नो इंडिविजुअल स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स कैन डोमिनेट द बोर्ड डिसीजन। आपका बोर्ड बैलेंस होना चाहिए, ताकि ऐसा नहीं हो कि कोई इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बोर्ड के डिसीजंस को डोमिनेट कर ले। अब मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में तो ऐसा ही है। जो बड़ी कंपनीज हैं, जैसे रिलायंस की आप बात करो या अडानी ग्रुप की आप बात करो या टाटा ग्रुप की बात करो, तो जो मेजर ग्रुप हैं इनके, उनको रिप्रेजेंट करने वाले डोमिनेट करते होंगे नहीं करते होंगे डोमिनेट? करते होंगे सर। करते होंगे, है ना? तो प्रैक्टिकली दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, बट फिर भी जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या बात करते हैं, हमें तो वो ध्यान रखना है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का प्रिंसिपल ये कहता है कि आप बोर्ड को इस तरीके से बनाइए, उसमें इस तरीके से मेंबर्स होने चाहिए कि कोई इंडिविजुअल या स्मॉल या छोटा ग्रुप इंडिविजुअल्स का बोर्ड के डिसीजंस को डोमिनेट नहीं कर सके। मैं बैठ गया, मैंने बोला देखो ये होना चाहिए, होना चाहिए। अब अगर वाकई आपने बोर्ड जो है वो ढंग से नहीं बना रखा है, डायरेक्टर्स आपके ढंग से अपॉइंटेड नहीं है, नॉन एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का जो कॉम्बिनेशन वो सही नहीं है, तो फिर मैंने जो बोल दिया वो बात खत्म। फिर मुझे कोई कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर पाएगा वहां पर। ये चीज, तो बैलेंस्ड आपका बोर्ड होना चाहिए। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जिनको आप अपॉइंट करें, ये ध्यान रखना ये चीज कि जब आप बोर्ड में ऐसे डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर रहे हैं जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव है, तो ये ध्यान दें कि उनके पास समय हो अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का। अगर ऐसे आप नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स लेकर के आ जाओगे ना बेटा, कि जिनके पास समय नहीं है आपकी कंपनी को देने के लिए, ठीक है, बोर्ड मीटिंग में उनको दे तो दिया आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो काम करने का टाइम नहीं, तो फिर ऐसे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का कोई आपको फायदा नहीं मिलने वाला। क्लियरली बात समझ में आ गई यहाँ पे? यस और नो? यस सर। तो दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल, बोर्ड बैलेंस होना चाहिए। सेकंड प्रिंसिपल, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ऐसे लेकर के आओ जिनके पास समय हो अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का, बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने का। द बोर्ड शुड इंश्योर इट हैज पॉलिसीज प्रोसेस, और बोर्ड ये इंश्योर करे कि उसके पास ऐसी पॉलिसीज है, ऐसी प्रोसेस है, इंफॉर्मेशन है, टाइम और रिसोर्सेज हैं जो कि जरूरी है काम करने के लिए। बोर्ड को काम करने के लिए सब चीजों की जरूरत है, उसे पैसा भी चाहिए, बोर्ड के अपने खुद के प्रोसेस भी होने चाहिए, बोर्ड के पास रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए, और बोर्ड के पास समय भी होना चाहिए, वरना आप अपना काम नहीं कर पाएंगे। आ गया बेटा समझ में? क्लियर है आपके 6 पॉइंट? 3 तो चेयरमैन के बारे में बात करते थे, 1 पॉइंट आपके बोर्ड के बारे में बात कर लेता है कि भाई बोर्ड का कॉम्पोजिशन कैसा होना चाहिए। 4th पॉइंट बात करता है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की, ऐसे लोग हों कि भाई सफिशिएंट टाइम हो। और लास्ट पॉइंट बात करता है कि बोर्ड खुद अपने लिए पॉलिसीज और प्रोसेसेस मेक श्योर करो कि हाँ भाई ये बनी हुई है हमारे पास, ताकि हम अपना काम करें। क्लियरली समझ में आ गए ये पॉइंट आपको? 6 प्रोविजंस, मेरा मतलब प्रिंसिपल्स। Yes, sir. यस सर। किसी को कोई डाउट इनके अंदर जल्दी बताओ, आया ना? तो फिर प्रोविजंस No, पढ़े sir. आगे, पढ़े आगे। यहाँ पे यहाँ तक आ गया समझ में? क्लियर है? यस सर। अब Yes, जब आप sir. प्रोविजंस की बात करोगे तो हमारी डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर के क्या यूके के अंदर प्रोविजंस, यूके
कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड में क्या प्रोविजंस दिए गए, ये थोड़े से स्पेसिफिक है। इन्होंने बोला चेयरमैन आपका इंडिपेंडेंट होना चाहिए। भाई क्या होना चाहिए, इंपॉर्टेंट बात आपका, चेयरमैन Independent. आपका इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अच्छा इंडिपेंडेंट क्या है वो अभी नहीं डिस्कस कर रहे, आगे करेंगे, बहुत टाइम चाहिए उसके लिए, बट चेयरमैन आपका इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सेकंड जरूरी बात, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर के इन्होंने कहा जो व्यक्ति चेयरमैन है वो व्यक्ति कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव की रोल नहीं निभाएगा। दोनों व्यक्ति अलग अलग होने चाहिए, चेयरमैन हमको अलग चाहिए, हमको चीफ एग्जीक्यूटिव अलग चाहिए। क्योंकि देखो चीफ एग्जीक्यूटिव जनरली लीड करता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को, अगर आप उसे चेयरमैन बना दोगे तो उसका इंडिपेंडेंट कैरेक्टर खत्म हो गया नहीं हो गया इंडिपेंडेंट, अब वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो तो वैसे ही एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को लीड कर रहा है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को क्या पूछेगा वो, या कई बार जो गलत काम हो रहा होगा तो उसको क्या रोकेगा फिर वो। तो इसलिए ये जरूरी है कि आप चेयरमैन के रोल को और चीफ एग्जीक्यूटिव के रोल को दोनों को अलग, दो अलग अलग व्यक्ति यहां पर होने चाहिए। आ गया भाई समझ में यहाँ पे, यस और नो? Yes. Yes, sir. एटलीस्ट हाफ द बोर्ड एक्सक्लूडिंग द चेयर शुड बी इंडिपेंडेंट। और अब अगर 10 मेंबर हैं तो आपके 5 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और 5 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एटलीस्ट हाफ द बोर्ड एक्सक्लूडिंग द चेयर शुड बी इंडिपेंडेंट, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो आधे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चाहिए हमको। द बोर्ड शुड आइडेंटिफाई द इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन द एनुअल रिपोर्ट। अब ये क्या कह रहे हैं कि बोर्ड यहाँ पे आइडेंटिफाई करे अपनी एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट के बारे में मैंने आपको बताया, यहाँ पे हर साल कंपनी को अपनी एनुअल रिपोर्ट बना करके पेश करनी होती है शेयर होल्डर्स के सामने या दुनिया के सामने, ये बता रखा है मैंने आप लोगों को। क्योंकि देखो आप Yes. लोगों ने भी कंपनीज एक्ट पूरी तरीके से पढ़ा नहीं है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो कंपनीज एक्ट से हमको पता लगती है। हर साल कंपनी को एक एनुअल रिपोर्ट जो है वो शेयर होल्डर्स के सामने रखनी होती है। इवन आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं ना बेटा, वो पार्ट ऑफ एनुअल रिपोर्ट ही होते हैं। ये चीज अभी के लिए, बाकी जब आप कंपनीज एक्ट पढ़ोगे तो उसमें डिटेल में प्रोविजंस मिल जाएंगे आपको कि भाई एनुअल रिपोर्ट से संबंधित क्या प्रोविजंस है, क्या पार्ट होता है, क्या नहीं होता, ठीक है। अब ये कह रहे हैं बोर्ड आइडेंटिफाई करे भाई इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को एनुअल रिपोर्ट में, कि भाई ये हमारे जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं। अब अगर अब मैंने बात करी थी कि भाई व्यक्ति कब इंडिपेंडेंट होगा, ये हम लोग यहां से देख लेंगे कब वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा। मान लीजिए कि कोई कंपनी के अंदर व्यक्ति इंप्लॉय रहा है इन ऑफ द कंपनी और ग्रुप विद इन द लास्ट 5 years, तो पिछले 5 साल में आप उसी कंपनी के अगर इंप्लॉय रहो या फिर ग्रुप ऑफ कंपनी में। ग्रुप ऑफ कंपनी का मतलब क्या होता है, देखो आपने सुना है कि भाई टाटा एक ग्रुप है और टाटा ग्रुप की बहुत सारी कंपनीज हैं। टाटा मोटर्स अलग है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज अलग है, ठीक है, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं टाटा की। अपनी स्टील मैन्युफैक्चरिंग आपकी अलग हो गई, कोल का काम अलग हो गया उनका, तो ऐसे बहुत सारी उनकी कंपनीज हैं। तो ग्रुप हो गया, ग्रुप ऑफ कंपनीज हो गई भाई, यहाँ पे एक कंपनी तो है नहीं, बहुत सारी कंपनीज है ग्रुप में। आगे बात समझ में आया ना? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर कोई भी पर्सन कंपनी में या उस कंपनी के ग्रुप में किसी दूसरी कंपनी में अगर लास्ट 5 years में अगर एम्प्लॉय रहा है ना, तो ऐसे व्यक्ति को हम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते। और अगर किया है तो वो फिर नॉन एग्जीक्यूटिव नहीं है, क्योंकि उसका कैरेक्टर इंडिपेंडेंट नहीं माना जा सकता। आगे बात समझ में क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? पहला पॉइंट। Yes, sir. Yes. तो इंडिपेंडेंट वर्ड का क्या क्या मायने हैं, क्या वो उनको यहाँ पर ये कोड जो है वो क्लैरिफाई करता है। तो एम्प्लॉय आप नहीं होने चाहिए पिछली 5 साल के अंदर कंपनी के अंदर या फिर ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट ये बता रहे हैं कि हैज और हैड विद इन द लास्ट 3 years अ मटेरियल बिजनेस रिलेशनशिप विद द कंपनी either directly or as a partner, shareholder, director or a senior employee of a body that has such a relationship with the company। कह रहे हैं कि पिछले 3 साल के अंदर कंपनी के साथ मटेरियल बिजनेस रिलेशनशिप आपका नहीं होना चाहिए, डायरेक्टली भी नहीं होना चाहिए। डायरेक्टली कहने का मतलब मान लो कि भाई टाटा को मैं मटेरियल सप्लाई करने का काम करता था। भाई टाटा एक कंपनी है, बड़ी कंपनी है, टाटा मोटर्स जैसे है। अब टाटा मोटर बनाती है सफारी, सफारी का कोई पार्ट है तो टाटा खुद मैन्युफैक्चर नहीं करता, मैं मैन्युफैक्चर करता था और मैं उनको सप्लाई किया करता था। तो मैं तो एक मटेरियल बिजनेस रिलेशन, टाटा से मुझे फायदा होता था,
पैसा कमा रहा था मैं टाटा को मटेरियल सप्लाई करके, हाँ या ना, यस और नो? आ रही बात समझ में? जल्दी बताओ। Yes. Yes, sir. तो Yes, ये sir. ये मटेरियल बिजनेस रिलेशनशिप का एक सर्टेन एग्जांपल हो गया। तो अगर मैंने टाटा के साथ पिछले 3 साल में इस तरीके का मेरा रिश्ता रहा है कि मैं उनके साथ बिजनेस में रहा हूं, कोई मटेरियल सप्लाई किया, एन नंबर ऑफ, कुछ भी फिर बिजनेस हो सकता है, तो मैं टाटा के अंदर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बेटा नहीं अपॉइंट हो सकता। नाउ अब एक काम करते हैं, एक लूप होल बना लिया। मैंने बोला सर मैं तो बिजनेस नहीं कर रहा था, मैं एक पार्टनरशिप फर्म में था, ठीक है, उसमें मैं पार्टनर था, तो मैं डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन वो पार्टनरशिप फर्म उसको सप्लाई करती थी, तो भी आप नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकते। भाई मैं नहीं कर रहा था तो क्या हो गया, जो पार्टनरशिप फर्म कर रही थी उसमें तो मैं पार्टनर था, तब भी मेरा एक रिश्ता है, तब भी मेरा इंडिपेंडेंट कैरेक्टर जो है वो यहाँ पे खराब हो जाता है, मैं नहीं कर सकता यहाँ पर आपके साथ काम। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली में फर्क हो जाता है। डायरेक्टली तो जब आप सीधे इन्वॉल्व हो गए, और कई बार क्या होता है आप सीधे इन्वॉल्व नहीं होते, तो इन्होंने बोला एज अ पार्टनर भी आप नहीं हो सकते। अब आपने बोला कि सर मैं तो उस कंपनी में शेयर, पार्टनरशिप तो नहीं, कोई कंपनी थी जिसके अंदर मैं शेयर होल्डर था, वो कंपनी जो है वो सप्लाई करती थी, तो भी नहीं हो सकते भाई। आपने बोला कि सर कंपनी करती थी, मैं उस कंपनी में डायरेक्टर हुआ करता था, तो मेरी क्या गलती है, तो भी नहीं कर सकते। बोले डायरेक्टर भी नहीं था, मैं सीनियर एम्प्लॉय था, मैं प्रोडक्शन मैनेजर था उस कंपनी का जो टाटा को यहाँ पर सप्लाई कर रही थी, तो भी नहीं कर सकते। आगे बात समझ में? ना तो डायरेक्टली कर सकते हो ना इनडायरेक्टली। अगर आप उस रिलेशनशिप जिस कंपनी के साथ रहा है, जिस बिजनेस के साथ रहा है, उसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर आप इन्वॉल्व थे, तो आप आज इस डेट में इस कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकते। आगे समझ में क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, डायरेक्टली sir. भी नहीं हो सकते, इनडायरेक्टली में भी उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि भाई आप उस बिजनेस में पार्टनर थे, आप उस बिजनेस के शेयर होल्डर थे, आप उस बिजनेस में डायरेक्टर थे, कोई सीनियर एम्प्लॉय थे, ठीक है, तो आप उस कंपनी में अगर थे, इस तरह का कोई भी आपका रिलेशनशिप रहा है, तो आप इस कंपनी में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकते, हम आपको इंडिपेंडेंट नहीं। आ गया बेटा समझ में, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, इसके अलावा अगर has received or received remuneration from the company in addition to a director fee, participate in the company's share options or a performance related pay scheme or is a member of company's pension scheme। तो अगर मान लो आपको कंपनी की तरफ से अदर देन डायरेक्टर फी के अलावा अगर कोई रिम्यूनरेशन होता है, भाई मैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूं तो पैसा तो लेऊंगा ना, आऊंगा तो वो जो पैसा मेरे को देती है कंपनी उसको डायरेक्टर फीस बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं उसको हम यहाँ पे? Director fees. डायरेक्टर फी। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो होते हैं ना, तो जब वो आते हैं, मीटिंग अटेंड करते हैं, तो सिटिंग फीस या उनको डायरेक्टर्स फीस दी जाती है। इसके अलावा मुझे उस कंपनी से कोई दूसरा पैसा नहीं मिलेगा, अगर मिलता है तो फिर मेरा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं, ठीक है। अदर देन डायरेक्टर फीस मैं उस कंपनी से और कोई दूसरा पैसा नहीं ले सकता। ना तो कंपनी के शेयर ऑप्शंस में मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, कंपनी के शेयर खरीद सकता हूँ, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे स्कीम, भाई मैंने अच्छा काम किया तो कंपनी ने मेरे को पैसा दे दिया, वो भी नहीं मिलेगा। या फिर कंपनी की पेंशन स्कीम, कंपनी के पूर्व में कभी 10-15 साल पहले एम्प्लॉय रहा, 20 साल पहले एम्प्लॉय हो, तो उस कंपनी से मुझे आज की डेट में पेंशन भी मिल रही है। ऐसे कोई भी मेरे को दूसरा फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं मिलना चाहिए डायरेक्टर्स फीस के अलावा। अगर मिल रहा है तो आप ये चीज ध्यान रखिए कि आप उस कंपनी में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोजीशन पे काम नहीं कर सकते। आ गया बेटा समझ में, क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. ठीक है। इसके अलावा आ जाते हैं क्लोज फैमिली टाई विद एनी ऑफ द कंपनी एडवाइजर डायरेक्टर। अब परिवार वाला आ गया यहाँ पे कि भाई फैमिली रिलेशनशिप आपका नहीं होना चाहिए, कंपनी के एडवाइजर से नहीं होना चाहिए, डायरेक्टर से नहीं होना चाहिए, सीनियर एम्प्लॉयज के साथ आपके क्लोज फैमिली टाइज या क्लोज फैमिली रिलेशन नहीं होने चाहिए। आ गया समझ में? ये वाला पॉइंट भी तो सिंपल है। Yes, sir. ठीक है। क्रॉस डायरेक्टरशिप और सिग्निफिकेंट लिंक विद अदर डायरेक्टर, ये हो गया कि भाई मैं आपकी कंपनी में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन जाता हूँ, आप मेरी कंपनी में बन जाओ। ये भी कई बार लोग कर लेते हैं। ए और बी कंपनी है, ए कंपनी के डायरेक्टर ने बोला एग्जीक्यूटिव ने कि भाई बी कंपनी को कि आप तो मेरी कंपनी में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन जाओ, मैं आपकी कंपनी में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन जाता हूँ। ये भी रिलेशनशिप नहीं चाहिए। आगे समझ में आप? यस और नो? Yes, sir. ठीक है। आप किसी सिग्निफिकेंट शेयर होल्डर को अगर रिप्रेजेंट करते हो कंपनी के,
तो भी नहीं आपको नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनेगा। और अगर आप सर्व्ड ऑन द बोर्ड फॉर मोर देन 9 years फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट, तो अगर आपको 9 साल पूरे हो गए फिर आपका करेक्टर जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा। 9 साल से ज्यादा इसका मतलब आप किसी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तरह काम भी नहीं कर सकते। 9 साल हो गए तो फिर छोड़ना पड़ेगा। आ गया भाई समझ में? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो सारे के सारे पॉइंट्स? यस सर। सर ठीक सर है, तो होल्ड ये क्रॉस डायरेक्टरशिप वाला बता दीजिए ना। क्रॉस डायरेक्टरशिप का मतलब होता है, जैसे मान लो कि भाई तुम्हारी कंपनी ये है, मेरी कंपनी भी है। अब मैंने तुम्हें बोला है काम करो, तुम मेरी कंपनी में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन जाओ और मैं तुम्हारी कंपनी में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन जाता हूँ ना। तुम मुझे कुछ बोलना, मैं तुम्हें कुछ बोलूं, ऐसा कर सकते हैं? नो सर। नो नहीं है। सर। मतलब आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप इंडिपेंडेंट नहीं हो। ये चीज ध्यान रख लेना, आप नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए अपॉइंट नहीं। आगे समझ में क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? यस सर। ठीक है, यस तो सर। ये मेजर प्रोविजन है। आज के लिए इतना सफिशिएंट है, इसको कल आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। ठीक है। Yes, sir. और कोई, हाँ कल इसको अच्छे से देख लेना, कोई डाउट हो तो पूछे ना, फिर इसको कल आगे फर्दर फिर प्रोविजंस कल कंटिन्यू करें। ठीक है, चलो आज के लिए भी क्लास में पे खत्म करते हैं। बाय, गुड नाइट।